तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि जिस रीजन में स्ट्रीम लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि देखिए ये वाला रीजन, तो इस रीजन में वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड वो ज़्यादा हो जाएगा, उसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। और इस रीजन में आप देख रहे हैं, इस रीजन में डेंसिटी ऑफ द स्ट्रीम लाइंस कम है, तो इस रीजन में वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि v2 इज ग्रेटर देन v1। तो आप ये भी देख रहे हैं कि एक स्ट्रीम लाइन के अलोंग जब फ्लूइड का पार्टिकल मूव करता है, जैसे कि आप ऊपर वाला स्ट्रीम लाइन ही लीजिए, यहाँ से ऐसे 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 पार्टिकल मूव करके गया, तो उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड इंक्रीज कर रहा है। यानी कि ये हो सकता है कि आपको सपोज ऐसा एक स्ट्रीम लाइन दिया जाए, तो इस स्ट्रीम लाइन के अलोंग अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा है, ए से बी गया, बी से सी गया, तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करे। ये हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि एक स्ट्रीम लाइन के अलोंग जब फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसके पास एक्सेलरेशन भी हो सकता है, और उसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है dv/dt। इसको हम लोग ऐसे भी लिख दें dv/ds, वेयर s इज डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन। मान लीजिए कि कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट आप ले लेते हैं, उस रेफरेंस पॉइंट से अगर ये जो फ्लूइड पार्टिकल है वो डिस्टेंस s मूव करता है, तो हम लोग वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी को लिख सकते हैं ds/dt। सिंपल, जिस तरह का अब तक हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते आए हैं ना, वही है। तो dv/dt को हम लोग लिखते हैं dv/ds इंटू ds/dt, और ds/dt हो गया v, तो हम लोग इसको ऐसे लिख दें v इंटू dv/ds। तो ये तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि कोई भी अगर पार्टिकल किसी कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन अलोंग द कर्व्ड पाथ, उसको हम लोग v इंटू dv/ds लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि जो नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, इस डायरेक्शन में अगर कोई पार्टिकल इस तरह से कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है, तो नॉर्मल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है ना, जिसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ये किधर होगा? इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उस नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? वो होता है v² डिवाइडेड बाई r, वेयर r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको हम लोग यहाँ पर रो से लिख दें। तो ये दो रिलेशन तो हमने काइनेमेटिक्स में भी देखा था कि अगर कोई पार्टिकल किसी कर्व्ड पाथ पे, मान लीजिए कि ये एक कर्व्ड पाथ है, उस पे कोई पार्टिकल मास m का मूव कर रहा है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt। उसको हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ऐसे लिख देते हैं v इंटू dv/ds। और नॉर्मल डायरेक्शन में, यानी कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v²/ρ, वेयर ρ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो जो चीज़ एक पार्टिकल के लिए काइनेमेटिक्स में होती है, एग्जैक्टली वही चीज़ एक फ्लूइड पार्टिकल के लिए भी होता है। यानी कि फ्लूइड पार्टिकल जो है अलोंग अ स्ट्रीम लाइन अगर मूव करें, तो उसका स्पीड इंक्रीज कर सकता है। स्पीड इंक्रीज करने के कारण ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, और स्ट्रीम लाइन का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। जैसे कि देखिए ये कर्व्ड पाथ हुआ ना, तो कर्व्ड पाथ है, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो डायरेक्शन चेंज करने के कारण नॉर्मल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन होगा, विच इज इक्वल टू v²/ρ। तो इस केस में आप देखिए कि जो स्पीड ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0। इस केस में क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जैसे जैसे फ्लूइड पार्टिकल स्ट्रीम लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, उसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है। v dv/ds पॉजिटिव नंबर आएगा। इस वाले केस में नॉर्मल एक्सेलरेशन भी है, क्योंकि देख रहे हैं कि जो स्ट्रीम लाइन है वो कर्व्ड पाथ है। तो जब भी स्ट्रीम लाइन कर्व्ड पाथ होगा, तो ये वाला एक्सेलरेशन भी होगा। अब आपके लेवल पे इस चैप्टर में इस एक्सेलरेशन का कोई खास रोल नहीं है, बस फॉर कंप्लीटनेस सेक मैंने बता दिया कि अगर कोई स्ट्रीम लाइन कर्व्ड है, तो उस स्ट्रीम लाइन पे कोई पार्टिकल जब मूव कर रहा है, फ्लूइड पार्टिकल, तो उसके पास ये नॉर्मल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन होगा। अब अगर मान लीजिए कि स्ट्रीम लाइंस इस तरह से हैं, इक्वली स्पेस्ड है। इक्वली स्पेस्ड है, इसका मतलब जो स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर है, वही स्पीड यहाँ पर है। अब इस पूरे लेक्चर में मैं स्पीड भी कहीं कहीं यूज कर लूंगा, और कहीं कहीं मैं वेलोसिटी भी बोलूंगा। तो जब मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ और कह रहा हूँ कि वेलोसिटी इंक्रीज कर गया, इसका मतलब मैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में कह रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में जो स्ट्रीम लाइंस है वो इक्वली स्पेस्ड है। इनकी डेंसिटी ना तो घटी है ना बढ़ी है। और आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि जो स्ट्रीम लाइंस है वो कर्व्ड पाथ में नहीं है। तो इस केस में हम लोग ये लिख सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रीम लाइन
इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है। और आप ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्यों ज़ीरो है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, कर्व्ड पाथ नहीं है ना। और आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व्ड पाथ है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। ये तो हम लोगों ने कर्व्ड पाथ वाले मोशन में भी आपको समझाया था ना कि आप स्ट्रेट लाइन को मान सकते हैं कि वो एक ऐसा कर्व है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो अगर रो टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई रो, वो जीरो हो जाएगा। और स्ट्रीमलाइन इक्वली स्पेस्ड लाइन है, इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। दूसरा स्ट्रीमलाइन का डायग्राम आप ये देखिए, इसमें भी स्ट्रीमलाइंस जो है वो स्ट्रेट लाइंस है। स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। स्ट्रेट लाइन के केस में रो जो है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाता है। तो अगर स्ट्रीम लाइंस ऐसे हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, तो ऑब्वियसली नॉर्मल एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्यों आता है? अगर स्ट्रीम लाइन कर्व्ड पाथ है। कर्व्ड पाथ होने का मतलब यह है कि उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो आपका डायरेक्शन तो चेंज कर नहीं रहा है, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, इसलिए नॉर्मल एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्ट्रीम लाइंस है वो यहाँ पर डेंस हो गया, यहाँ पर कम डेंस है। यानी कि यहाँ अगर वेलोसिटी v2 है, यहाँ वेलोसिटी v1 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि v2 इज़ ग्रेटर देन v1, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जीरो। अब फोर्थ केस लेते हैं। इस केस में जो स्ट्रीम लाइंस है वो इक्वली स्पेस्ड है। इक्वली स्पेस्ड है, इसका मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है v1 और यहाँ पर जो वेलोसिटी है v2, किसी भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स पे वो दोनों सेम होंगे, v1 इक्वल टू v2 होंगे। क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ स्ट्रीम लाइंस पे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डेंसिटी है और यहाँ पे जो डेंसिटी है दोनों सेम है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस केस में ज़ीरो है। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रीम लाइन है ये कर्व्ड पाथ है, तो इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, यानी कि नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा वो v स्क्वायर बाई रो के बराबर होगा एंड विच विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो ये वाला जो केस हमने लिया है इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो स्ट्रीम लाइंस है कर्व्ड पाथ है, तो कर्व पाथ होने के कारण एक नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा एंड दिस विल बी ग्रेटर देन जीरो। अब आप देख रहे हैं कि कोई भी फ्लूइड पार्टिकल अगर एक स्ट्रीम लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, और उसको स्ट्रीम लाइन के अलोंग मूव करना ही है क्योंकि स्टेडी स्टेट में तो और कोई चारा है नहीं ना फ्लूइड पार्टिकल को, तो अलोंग अ स्ट्रीम लाइन अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा है तो हमने देखा कि उस मूवमेंट के अलोंग उसका एक्सेलरेशन हो सकता है। तो वो एक्सेलरेशन किसके कारण होगा? कोई ना कोई तो फोर्स लगेगा ही ना, क्योंकि जो फ्लूइड पार्टिकल है वो भले फ्लूइड पार्टिकल हो लेकिन है तो वो भी एक पार्टिकल, उसको भी तो न्यूटन सेकेंड लॉ फॉलो करना पड़ेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स दिस इज इक्वल टू एम ए। इस ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m इंटू वी डी वी बाई डी एस, ये लिख सकते हैं। ये हम लोग फ्लूइड पार्टिकल के लिए भी लिख सकते हैं। भले ये न्यूटन सेकेंड लॉ है लेकिन न्यूटन बोलेगा कि मैं तो तुम सबका बाप हूँ, तुम फ्लूइड हो, लिक्विड हो, गैस हो, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये जो बिल्कुल फंडामेंटल रिलेशन है ना कि सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू m इंटू वी इंटू डी वी बाई डी एस। इस एक्सेलरेशन को हमने इस तरह से v इंटू डी वी बाई डी एस कर दिया है, और ये एक्सेलरेशन हम लोग ले रहे हैं अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन, यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अगर आप नॉर्मल डायरेक्शन में लिखिएगा तो आपको एक दूसरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो अलॉन्ग द टेंजेंशियल डायरेक्शन अगर हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ लिखें तो ये लिख सकते हैं सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स दिस इज इक्वल टू मास ऑफ दैट चंक ऑफ लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लोग v इंटू डी वी बाई डी एस लिख सकते हैं। अब ये जो सिंपल सा न्यूटन सेकेंड लॉ है, इसी लॉ का यूज़ करके फ्लूइड मैकेनिक्स में एक हम लोग बहुत ही अच्छा इक्वेशन डिराइव करते हैं जिसको कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। इसी डेरिवेशन के लिए जनरली बुक्स में आपको कम से कम 1 से 1.5 पेज लग जाता है, लेकिन इस इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग विदिन 2 to 3 लाइन बर्नौली इक्वेशन डिराइव कर देंगे। और ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ हमने लिखा है ये किस मोशन के लिए लिखा है? हमने लिखा है फॉर मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन। ये डायग्राम क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आपको स्टेडी फ्लो अलॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई फ्लूइड पार्टिकल है, वो ऐसे ऐसे
इस स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो हम लोग ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं फॉर मोशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन, यानी कि उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन के एक्सेलरेशन की बात करेंगे। इसलिए देखिए यहाँ पर हमने v dv बाई ds लिखा है। ये क्या है? ये तो टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है ना, at है। और इसमें जो s हमने यूज़ किया है वो s क्या है? किसी भी एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम लाइन, यानी कि मान लीजिए कि यही रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस एक पर्टिकुलर चंक ऑफ लिक्विड ने ट्रैवल किया। तो s तो हो गया डिस्टेंस, और मोशन हो रहा है अलॉन्ग दिस स्ट्रीम लाइन, स्टेडी फ्लो हो रहा है। तो हम लोग एक छोटा चंक ऑफ लिक्विड लेते हैं जिसका लेंथ अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन ds है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो dA है। ये देख लीजिए, ये हमने चंक ऑफ लिक्विड लिया है जिसको हमने रेड से शेड किया है। ds क्या है? उस चंक ऑफ लिक्विड का लेंथ है अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन, और ये ds बहुत ही छोटा है। और इस चंक ऑफ लिक्विड का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? dA है। तो हम लोग अभी न्यूटन सेकेंड लॉ लिखेंगे, सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इस पूरे रिलेशन में फोर्स और एक्सेलरेशन किसके डायरेक्शन हम लोग लेंगे? हम लोग सब कुछ लेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग या स्ट्रीम लाइन के अलोंग। तो सबसे पहले हम लोग मास ऑफ दिस चंक ऑफ लिक्विड लिखते हैं। इसका मास क्या होगा? बहुत सिंपल है, मास को हम लोग ऐसे लिख दें, मास इज इक्वल टू जो उसका डेंसिटी है इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? उसका लेंथ है ds, क्रॉस सेक्शन एरिया है dA। तो ये हो गया, ये लाइन तो सबको समझ में आ जाएगा। मास ऑफ दिस चंक ऑफ लिक्विड जिसको हमने रेड कलर से शेड किया है वो क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ds इंटू dA। समेशन f का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चंक ऑफ लिक्विड। और किस डायरेक्शन में? उसका कंपोनेंट हम लोग को लेना है अलोंग द स्ट्रीम लाइन, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो देखो भाई, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक तो जो प्रेशर डिफरेंस है उसके कारण फोर्स लगेगा। इस पॉइंट पे प्रेशर है P प्लस dP, तो फोर्स कितना लगेगा? P प्लस dP इंटू dA। फोर्स वही होता है ना, प्रेशर इंटू एरिया। इधर से फोर्स कितना लगेगा? PdA। तो इधर से फोर्स लगा PdA, उधर से लगा P प्लस dP dA। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो इस डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है वो कितना हो जाएगा? dP इंटू dA। ये समझ में आया? आप इस चंक ऑफ एलिमेंट पे प्रेशर डिफरेंस के कारण देखिए कि कितना फोर्स लग रहा है। इधर से फोर्स लग रहा है PdA, इधर से फोर्स लग रहा है P प्लस dP इंटू dA। तो जब दोनों का नेट लीजिएगा तो PdA ऊपर भी है, PdA नीचे भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या फोर्स? एक फोर्स बचेगा माइनस dP इंटू dA। और माइनस इसलिए हुआ क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक तो फोर्स हो गया बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। दूसरा फोर्स उसका अपना वेट होगा, ये क्या हो जाएगा? वेट इज इक्वल टू mg होगा, और उसका कंपोनेंट हम लोग लेंगे इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, क्योंकि सब कुछ हम लोग इक्वेशन जो लिख रहे हैं वो अलोंग द स्ट्रीम लाइन लिख रहे हैं। तो वेट का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? वेट इज इक्वल टू mg इंटू इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो लिख दें माइनस वेट क्या है? mg, यानी कि m इंटू जी, m की जगह वही डाल दें, रो ds d, ये वाला जो है m, ये हो गया m इंटू जी कर दीजिए इंटू साइन थीटा कर दीजिए। दिस विल बी इक्वल टू m तो पूरा रहेगा ही, रो ds dA इंटू वी इंटू डी वी बाई ds। अब ये देखने में बहुत डरावना सा लग रहा हो, लेकिन उतना भी डरावना नहीं है। मैं समझाता हूँ क्या है। ये हमने जो रिलेशन लिखा है वो क्या है? LHS में है नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रेड चंक ऑफ लिक्विड। तो एक फोर्स तो आएगा प्रेशर डिफरेंस के कारण, वो हो जाएगा माइनस dP dA। दूसरा फोर्स जो है वो उसका अपना खुद का वेट है और उसका कंपोनेंट हमने लिया है, इसलिए देखिए ये रो इंटू ds dA तो ds dA हो, AA लिख दिया, इसको dA करो भाई। ये क्या है? रो इंटू ds dA तो मास हो गया, मास इंटू g उसका वेट हो गया, उसका कंपोनेंट लेना है टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो साइन थीटा आ गया। ये हो गया नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चंक ऑफ लिक्विड जो हमने LHS में लिखा। RHS में क्या है? ये है मास इंटू एक्सेलरेशन v dv बाई ds। अब देखिए इस रिलेशन को आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देखने में जितना डरावना लग रहा है उतना डरावना है नहीं। देखिए हर जगह dA है, यहाँ भी dA है, यहाँ भी dA है, यहाँ भी dA है, वो dA कैंसिल हो गया। यहाँ पर एक ds है जो इस ds से कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? ये ds इंटू साइन थीटा। ds इंटू साइन थीटा भी एक बहुत सुंदर सा चीज़ होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। तो सबसे पहले जो कैंसिल होने वाला है उसको हटाओ, ये dA हटा, ये dA हटा, ये dA हटा।
ये ds हटा, ये ds हटा, ds इंटू साइन थीटा देखिए क्या होगा। आप यहाँ से देखिए ds क्या है, ds है डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम लाइन। तो ये ds है और ये एंगल थीटा है, तो ds इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। आप ज्योमेट्री से देख लीजिए, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा ना, और ds इसके अलोंग है तो ds साइन थीटा हो जाएगा dz। और z क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में आपका हाइट, ठीक है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। तो ds साइन थीटा dz होगा। इस डायग्राम से, इस ट्रायंगल से आप देख लीजिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल देख लें। इसको मैंने कोशिश की है कि जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकूं और 2 लाइन में आपको बर्नौली इक्वेशन डिराइव कर सकूं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये सब नोटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप यहाँ से देखिए ना, ये क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ है। हमने मास की जगह ये लिखा, नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके किसके कारण आया, प्रेशर डिफरेंस के कारण, और वेट का कंपोनेंट वो हमने इधर लिखा। और जो भी लिखा उसमें देख रहे हैं कि सब कुछ अभी कैंसिल हो रहा है। सबसे पहले तो हमने देखा कि DA तीनों टर्म में है, कैंसिल हुआ। फिर हमने देखा कि यहाँ का ds और ये ds कैंसिल हो गया। अब बचा हुआ है ये ds और ये साइन थीटा। ds और साइन थीटा मिलकर के हो जाएगा ds साइन थीटा इजकल टू dz। तो इस ds साइन थीटा को हटा करके हम लोग सीधे सीधे dz लिख सकते हैं। तो देखिए ये सब लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए बहुत सिंपल है। आपको बचेगा क्या, एक तो माइनस dp बचेगा, फिर बचेगा माइनस रो जी इंटू dz बचेगा LHS में, और RHS में हो जाएगा रो v dv। ये आ गया ना, ये बचेगा। अब आप LHS वाले जो दोनों माइनस टर्म है उनको एक साइड ले जाइए तो LHS में 0 आ जाएगा, यानी कि तीनों टर्म को एक साथ कर दीजिए और RHS में आप 0 लिख सकते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। देखिए ऊपर से यहाँ ना बहुत सिंपल है ना, माइनस dp को यहाँ पे हम लोग ले आए, माइनस रो ds इंटू साइन थीटा हो मिल करके हो जाएगा dz। ये g था तो ये g यहाँ आ गया, और RHS में रो v dv बचा हुआ है। तो इसी चीज़ को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये हो जाएगा dp प्लस रो, कितनी आसानी से हमने ऊपर से नीचे ये कर दिया। अब इस रिलेशन को अगर आप थ्रू आउट इंटीग्रेट कर दें, यानी कि इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए, इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 0 का इंटीग्रल तो कोई कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे RHS में आपको कांस्टेंट मिल जाएगा। और LHS में क्या मिलेगा, जब इसको इंटीग्रेट करिएगा, थ्रू आउट आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा p प्लस रो जी dz को इंटीग्रेट करिएगा तो मिलेगा z, प्लस इधर रो v dv है, v dv का इंटीग्रल होता है हाफ v स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ रो v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो रिलेशन आ गया यही हो गया बर्नौलीज लॉ। तो देखिए हमने इतने छोटे सी जगह में 2 लाइन लिख करके बर्नौली इक्वेशन प्रूव कर दिया। कहाँ से आया ये इक्वेशन, ये इक्वेशन आया न्यूटन सेकेंड लॉ से। न्यूटन सेकेंड लॉ को हमने इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा, उसको एक बार इंटीग्रेट किया तो हमें बर्नौलीज इक्वेशन मिल गया। और ये जो बर्नौली इक्वेशन है आप देखेंगे कि बेसिकली ये वर्क एनर्जी थ्योरम है और कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने जब वर्क एनर्जी चैप्टर में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा, वो क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम होता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ भी वही हो रहा है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज। ऑल द फोर्सेज में कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो है प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स, और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय दीज 2 फोर्सेज दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। उसी वर्क एनर्जी थ्योरम का नाम हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स में बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। और ये भी ध्यान रखिए, मैंने वर्क एनर्जी चैप्टर में बताया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो अपने आप में कोई फिजिक्स का नया लॉ नहीं है। लॉ क्या होता है, लॉ तो यही न्यूटन सेकेंड लॉ है। न्यूटन सेकेंड लॉ को एक बार आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम मिल जाता है। यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो न्यूटन सेकेंड लॉ को कहने का एक मैथमेटिकल नया तरीका है। हमने सिर्फ उसको इंटीग्रेट कर दिया एक बार, हमें वर्क एनर्जी थ्योरम मिल गया। वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको फिजिक्स का कोई नया कॉन्सेप्ट, नया प्रिंसिपल नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है न्यूटन सेकेंड लॉ का। यहाँ भी हमने वही किया है। ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ हमने लिखा उसको हमने कुछ कुछ मैनिपुलेट करके एक बार इंटीग्रेट कर दिया तो हमें ये बर्नौलीज इक्वेशन मिल गया। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है कि अलोंग अ स्ट्रीम लाइन P प्लस रो जी जेड प्लस हाफ रो वी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन देखिए हमने स्टार्ट किया है अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। ये जो इक्वेशन हमने न्यूटन सेकेंड लॉ लिखा कि सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसमें देखिए एक्सटर्नल फोर्स भी हमने अलोंग अ स्ट्रीम लाइन लिया, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिया।
m इंटू ए किया तो ए भी हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिया। तो सब कुछ जो कैलकुलेशन हमने किया है वो अलोंग द स्ट्रीम लाइन किया है, इसलिए ये जो कांस्टेंट रहेगा ये भी कांस्टेंट रहेगा अलोंग द स्ट्रीम लाइन। अगर आप स्ट्रीम लाइन के अलोंग नहीं है तो क्या ये कांस्टेंट रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस पे आप सोचिएगा। मैं 2 मिनट के बाद इस बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा आंसर आपको देने वाला हूँ। तो ये तो समझ में आ गया सबको कि बर्नौली इक्वेशन क्या होता है। दिस क्वांटिटी P प्लस रो जी जेड प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P क्या है? उसका प्रेशर है। रो जी जेड क्या है? उसका आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी टाइप का है पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है? हाफ रो वी स्क्वायर, उसका काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि रो क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप कह सकते हैं कि सम ऑफ प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, सारे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस सम इज इक्वल टू कांस्टेंट। और आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि प्रेशर और वेलोसिटी में एक ट्रेड ऑफ है। किसी भी स्ट्रीमलाइन मोशन के अलोंग अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। दोनों में 36 का आंकड़ा है। वेलोसिटी बढ़ा तो प्रेशर को घटना ही होगा, अगर वेलोसिटी घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके एयरक्राफ्ट वगैरह में लिफ्ट प्रोड्यूस किया जाता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसी बर्नौली इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमने तीनों टर्म को रो से डिवाइड कर दिया, तो P बाई रो प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड इजिकल टू कॉन्स्टेंट। ध्यान रखिए अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, और इसमें अजम्पशन क्या क्या है कि स्टेडी मोशन है, क्योंकि सारा कुछ तो हमने स्टेडी मोशन के लिए किया है, स्टेडी फ्लो के लिए किया है। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो है, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि रो कांस्टेंट है, और साथ ही साथ नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए है, यानी कि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि विस्कोसिटी नेग्लिजिबल है या एब्सेंट है। तो इन 3 अजम्पशन के साथ हम लोग ये लिख सकते हैं कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। अब ये अलोंग अ स्ट्रीम लाइन की पूछ मैं बार बार क्यों लगा रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप भूल जाते हैं कुछ देर के लिए कि नहीं अलोंग अ स्ट्रीम लाइन तो कुछ नहीं होता है, हमने तो सीख रखा है क्लास 11-12 में कि भाई P प्लस रो वी स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी जेड दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमारे बुक में तो कहीं नहीं लिखा था कि अलोंग अ स्ट्रीम लाइन होना जरूरी है। तो देखिए, अगर आप इस चीज़ को याद नहीं रखेंगे तो कुछ केसेज में आप गलत रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि इस तरह के 3 कर्व्ड स्ट्रीम लाइन्स हैं और तीनों इक्वली स्पेस्ड हैं, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट 1 है, यहाँ पे पॉइंट 2 है, दोनों जगह वेलोसिटी v1 इजकल टू v2 है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि स्ट्रीम लाइन्स की डेंसिटी दोनों जगह सेम है। आप 2 पॉइंट को यहाँ भी ले सकते हैं, वहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं कि v1 इजकल टू v2 है। तो अगर इस तरह का स्ट्रीम लाइन मोशन आपको दे रखा है सच दैट डेंसिटी ऑफ स्ट्रीम लाइन्स इज कांस्टेंट, इसका मतलब जो स्पीड है फ्लूइड का वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। अब आप पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों पॉइंट पे ये बर्नौलीज इक्वेशन लगाइए, और आप ये भी मान लीजिए कि दोनों पॉइंट जो है वो सेम हाइट पे है, यानी कि z1 इज इक्वल टू z2 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग ये लिख सकते हैं P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी z1 दिस इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी z2। अब आप यहाँ से देख लीजिए कि ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि z1 इजकल टू z2 है, साथ ही साथ v1 इजकल टू v2 है, तो ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब आपको मिल गया कि P1 इजकल टू P2। तो अगर आप बर्नौलीज इक्वेशन लगाइएगा इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ऐसे सेटिंग में आपको क्या मिल रहा है कि P1 इजकल टू P2 होगा, लेकिन ये गलत है। इस तरह के सेटिंग में आप देखेंगे कि जो P1 है वो P2 के बराबर नहीं है, बल्कि ये होगा कि P1 इज़ ग्रेटर देन P2। ये क्यों ऐसा होगा? आप ये देखिए कि ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं ये कर्व्ड पाथ में मूव कर रहे हैं, तो उनका एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी तो होगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए इधर से इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगना है। इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगना है, यानी कि जो 1 पॉइंट है यहाँ का प्रेशर 2 पॉइंट के प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक्चुअली आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा अपने घर में, अगर कर सकते हैं तो। वैसे कोई बच्चा कर नहीं सकता है ये एक्सपेरिमेंट, तो आप एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि जो P1 है वो P2 से ज़्यादा होगा इस स्ट्रीम लाइन के लिए। लेकिन अगर आप आंख मूंद करके बर्नौलीज इक्वेशन लगाइएगा तो आपको यहाँ से क्या दिख जाएगा? आपको दिख जाएगा कि P1 इजकल टू P2। तो ये तो गलत हो गया ना, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अलोंग अ स्ट्रीम लाइन होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर ये लफड़ा हुआ क्यों? ये लफड़ा इसलिए हुआ क्योंकि देखो ये जो स्ट्रीम लाइन है ना वो कर्व्ड पाथ है। जब भी कर्व्ड पाथ में होगा तो उसके पास तो एक नॉर्मल एक्सेलरेशन भी होता है।
तो नॉर्मल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए तो कोई फोर्स चाहिए ना। और ये जो सारा कैलकुलेशन अभी हम लोगों ने किया था वो हम लोगों ने किसके अलोंग किया था, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो सारा जो हमने लिखा था ना समेशन एफ इक्वल टू एम ए, तो हमने फोर्स भी लिया था टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी लिया था टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो ये जो पूरा कैलकुलेशन हमने किया था वो टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग किया था। तो ये जो सारा स्ट्रीम लाइन का जो हमने ये बर्नौली इक्वेशन लिखा है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग है, इसलिए अलोंग अ स्ट्रीम लाइन है। जैसे ही कोई स्ट्रीम लाइन कर्व्ड पाथ में हो जाएगा तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 1 और 2 इन दोनों पॉइंट पे P1 इजकल टू P2 हो जाएगा। भले यहाँ पर V1 इजकल टू V2 हो जाए, Z1 इजकल टू Z2 हो जाए, लेकिन फिर भी P1 इजकल टू P2 नहीं होगा। तो ये सारा लफड़ा क्यों हुआ? ये सारा लफड़ा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो स्ट्रीम लाइन है ये कर्व्ड पाथ है, लेकिन आपके लेवल पे जनरली कर्व्ड पाथ वाला स्ट्रीम लाइन नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है कभी कभी जेई एडवांस्ड में आपको थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछने के लिए ऐसा कर्व्ड स्ट्रीम लाइन दे दें। तो अगर स्ट्रीम लाइन्स कर्व्ड नहीं है, स्ट्रेट लाइन्स है, जैसे कि देखिए इस केस में, तब आप धड़ल्ले से लिख सकते हैं कि ये पॉइंट हमने यहाँ लिया दूसरे स्ट्रीम लाइन पे, ये पॉइंट 2 लिया किसी दूसरे स्ट्रीम लाइन पे, लेकिन फिर भी मैं लिख सकता हूँ कि P1 बाई रो प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 दिस इज इक्वल टू P2 बाई रो प्लस दिस थिंग। तो व्हेन द फ्लो इज इररोटेशनल the Bernoulli equation becomes applicable between any 2 points along the flow, not just on the same streamline। तो आप किसी भी 2 स्ट्रीमलाइन पे कोई भी 2 आर्बिट्ररी पॉइंट्स उठा लीजिए, वहाँ पर वो P प्लस रो जी जेड प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है। किस केस में? अगर फ्लो इररोटेशनल हो तो। और इस लेवल पे आप लोग तो जनरली इररोटेशनल फ्लो मोशन ही देखते हैं ना, तो इररोटेशनल देखते हैं तो स्ट्रीम लाइन को कर्व होने के चांसेस हैं ही नहीं। तो यानी कि स्ट्रीम लाइन स्ट्रेट लाइन्स होंगे। अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप धड़ल्ले से किसी भी 2 आर्बिट्ररी पॉइंट पे ये लगा दीजिए, ये 1 यहाँ पर हो जाए, 2 यहाँ पर हो जाए, आप बर्नौली इक्वेशन लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ऐसा आ गया कि स्ट्रीम लाइन कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा हो रहा है, तो उसमें भी घबराने का नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट 1 है, यहाँ पे एक पॉइंट 2 है, इन दोनों पॉइंट्स पे तो आप बर्नौली इक्वेशन लगा ही सकते हैं ना। बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि P1 प्लस रो जी Z1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू यहाँ पे जो है ना P2 प्लस रो जी Z2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मोशन कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो, आप अलोंग अ स्ट्रीम लाइन तो बर्नौली इक्वेशन लगा ही सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपको दिख जाएगा कि जो स्ट्रीम लाइन है वो कर्व्ड पाथ में है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक बकेट है, उसमें से पानी ऐसे निकल रहा है, तो उसका अगर कोई बोले कि स्ट्रीम लाइन बनाओ तो क्या होगा? मान लीजिए कि यहाँ का एक फ्लूइड पार्टिकल है, ऐसे 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 होकर के ऐसे आ रहा है, तो ये तो कोई नहीं कहेगा कि स्ट्रीम लाइन स्ट्रेट लाइन है, इसमें तो कर्व्ड हो गया ना। तो कर्व्ड हो रहा है, इसलिए जब ऐसे क्वेश्चन में आप बर्नौली इक्वेशन लगाइएगा तो क्या करिएगा, एक ही स्ट्रीम लाइन को उठाइए, उसका एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर, और दोनों पॉइंट पे आप बर्नौली इक्वेशन लगाइएगा, क्योंकि स्ट्रीम लाइन इसमें कर्व्ड है। तो इसलिए सबसे अच्छा होता है कि जब भी आपको बर्नौली इक्वेशन लगाना हो ना किसी 2 पॉइंट के बीच में, तो बस वो ध्यान रखना कि भाई वो दोनों पॉइंट ऐसा हो जो एक ही स्ट्रीम लाइन पे लाई करता है।